जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम 26 मई से लेके 1 जून 2024 तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बिहार पीसीएस के लिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पटना कलाम पेंटिंग। पहले बात करते हैं कि ये जो है न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि देखिए, एक हफ्ते का जो है एक पटना कलाम चित्र स्टाइल का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था पटना में। ठीक है, तो 26 मई को जो है इसका इनाग्रेशन किया गया था और एक हफ्ते का ये प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में जो है पटना कलाम जो पेंटिंग है उस पे चर्चा की गई थी, उस पे जो है डिस्कशंस किए गए थे। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो इंटेक के द्वारा जो है ये जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और साथ ही साथ पटना चैप्टर एंड योर हेरिटेज का भी इसमें योगदान रहा। और इसमें जो है कंप्लीट नॉलेज और डिस्कशन हुआ, पटना कलाम पेंटिंग का कैसे राइज़ हुआ, कैसे फॉल हुआ और कैसे मुग़ल एम्परर जहांगीर के टाइम से जो है ये पेंटिंग जो है वो ट्रैवल करती आई है आज तक। तो इन्हीं सब बातों पे जो है चर्चा की गई इस प्रोग्राम में। और बाद में क्या हुआ कि जो प्रेम सरन जी थे यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने जो ट्रेनीज़ आए हुए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दिया और ये कहा कि आगे बढ़ कर के और इस पेंटिंग को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जाए। ठीक है, तो इसको जो है प्रमोट करने की बात जो है इनके द्वारा कही गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबॉर्ट्री एंड फीड लेबॉर्ट्री टू बी सेटअप इन बिहार। बिहार में जो है एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबॉर्ट्री और फीड लेबॉर्ट्री जो है वो सेटअप किया जाएगा। तो बात करें कि बिहार में ये क्यों खोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है टेस्टिंग की जाएगी और ट्रीटमेंट किया जाएगा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो है बिहार में ये एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबॉर्ट्री जो है ओपन की जा रही है। और इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा फिशरीज़ कॉलेज मुजफ्फरपुर में। ठीक है, फिशरीज़ कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही साथ फिशरीज़ रिसर्च सेंटर ऑफ एनिमल फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी जो है इसको सेटअप किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्वेटिक लाइफ हेल्थ लेबॉर्ट्री है और फीड लेबॉर्ट्री है। ठीक है, तो ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। और इसमें जो है इसको सेटअप करने के लिए करीब 9 करोड़ रुपए जो है खर्चा किए जाएंगे। ठीक है, 9 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्चा होगा। और इसके साथ ही एक फ़ीड लेबॉर्ट्री भी हो जाएगी। फ़ीड यानी कि जो मछलियाँ होंगी उनको खिलाने के लिए भी एक लेबॉर्ट्री जो है सेटअप किया जाएगा। और ये लेबॉर्ट्री क्या करेगी कि जो फ़िश होगी, जो फ़िश को जो भी चीज़ खिलाई जा रही है उसकी टेस्टिंग करेगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो देखिए, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रैंक 37 मिला है। वहीं जो साउथ बिहार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 38th पोजीशन मिला है इन द रेटिंग ऑफ 55 पावर कंपनीज इन द कंट्री। टोटल कंट्रीज़ में जो 55 पावर कंपनीज़ हैं उसमें से जो बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 37th रैंक दिया गया है और जो साउथ बिहार की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको 38 पोजीशन जो है वो दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो लास्ट साल जो है, पिछले साल नॉर्थ बिहार की जो ये कंपनी थी इसका 45 पोजीशन था और साउथ बिहार की कंपनी का 47 पोजीशन था। ठीक है, तो यानी पोजीशन में हमको जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो लास्ट ईयर जो है इनका ग्रेड सी था और इस साल जो है दोनों कंपनीज का C- ग्रेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिचर इन हायर एजुकेशन। तो देखिए, बिहार ने जो है एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन जो लिस्ट है इसमें बिहार जो है टॉप किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है बिहार ने लगभग 2.17% जो है अपने GSDP का वो हायर एजुकेशन पे खर्च किया है। ठीक है, कितना? 2.17%। और बड़े बड़े स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये जो हैं ये सभी हायर एजुकेशन के मामले में बिहार से पीछे, यानी हायर एजुकेशन पे कौन सा स्टेट कितना खर्चा कर रहा है उस खर्च के मामले में जो है ये बाकी सारे बड़े स्टेट्स बिहार से पीछे थे। तो इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? तो बिहार ने किया है। बिहार अपने GSDP का कितना जो है हायर एजुकेशन पे खर्च करता है? तो 2.17% जो है टोटल खर्च करता है बिहार। नेक्स्ट टॉपिक है अलामाए हलीना। तो देखिए, न्यूज़ में इसलिए है कि जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं अलामाए हलीना, इनको जो है नया प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ चैद का। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चैद का जो है इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया है मसरा को। और मसरा जो थे वो 22 मई 2024 को अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए थे। और जो मसरा हैं इनकी नियुक्ति जो है जनवरी 2024 को हुई थी और बाद में इन्होंने 22 मई 2024 को रिज़ाइन कर दिया। तो इन्हीं के स्थान पे जो है अलामाए हलीना ने जो है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किया ऑफ रिपब्लिक ऑफ चद।
और साथ ही साथ जो अलमाया हलीना हैं ये चाइना में जो है एम्बेसडर भी रह चुके हैं चद के, ठीक है। तो चाइना में ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम एस धोनी के बारे में। तो एम एस धोनी देखिए, तो इनको अपॉइंट किया गया है सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर। तो ये एक कार कंपनी है और इनको जो है इस कार कंपनी का जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। और सिट्रोएन जो है वो एक फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी है, ठीक है। तो एम एस धोनी जो हैं वो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदीप कुमार त्रिपाठी के बारे में। तो देखिए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को जो है लोकपाल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, प्रदीप कुमार को लोकपाल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और ये अपॉइंटमेंट इनको 2 साल के लिए दी गई है। 2 साल के लिए जो है ये लोकपाल सेक्रेटरी बने हैं। 30 जून 2024 से इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो स्टार्ट किया है। वहीं राकेश रंजन जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एसएससी का चेयरमैन, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, वो हैं राकेश रंजन। तो राकेश रंजन जो है वो चेयरमैन बनाए गए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए, एक ऑटर की जो है नई स्पीसीज़ आइडेंटिफाई की गई है दुधवा टाइगर रिजर्व में। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे एक ऑटर की जो है नई स्पीसीज़ आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है ये नई स्पीसीज जो है आइडेंटिफाई की गई है ऑटर की। ऑटर जो है वो मुस्टेलिडेई फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है। कार्निवोरस है यानी ये जो है मांस वगैरह खाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंगोसैट के बारे में। तो जापान ने जो है लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, ठीक है। पहला ऐसा सैटेलाइट है जो लकड़ी से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है और इसको नाम दिया है लिंगोसैट, ठीक है, लिंगोसैट। और जापान इसको जो है लॉन्च करेगा सितंबर में, ठीक है। तो ये बनकर तैयार हो चुका है और सितंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। और लिंगोसैट जो है ये एक वुडन सैटेलाइट है और इसको क्राफ्ट किया गया है, बनाया गया है किससे, तो मंगोलिया के वुड से, मंगोलियन लकड़ी से जो है इसका निर्माण किया गया है। और ताकि जैसे कि जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है बाद में जो उसके रेजिड्यूज़ होते हैं वो ज़मीन पे नीचे गिर आते हैं, तो ये जो वुड होगा वो क्या होगा, बाद में जल जाएगा या बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें कचरा नहीं फैलाएगा, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में ये कचरा नहीं फैलाएगा। तो इसीलिए जो है ये वुड का जो है ये सैटेलाइट जो है बनाया गया है। तो स्पेस डेब्रीज जो होती हैं उनको कम करने के लिए ये बनाया गया है ताकि ये बाद में चल के जो है पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाए और कोई भी कचरा है वो ना फैले एटमॉस्फेयर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ASMPA मिसाइल। तो देखिए, फ्रांस ने जो है सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है ASMPA मिसाइल की। ASMPA जो है ये है एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल, ठीक है, एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत आराम से जो न्यूक्लियर पेलोड होता है वो ये कैरी कर सकती है, ठीक है। न्यूक्लियर हथियार जो है वो ये कैरी कर सकती है। और एक ये मीडियम रेंज की एयर टू सरफेस जो है ये मिसाइल है और इसकी जो टेस्टिंग है फ्रांस ने सक्सेसफुली कर ली है। और ASMPA जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है किसका, ASMP का, ठीक है। ASMP का ये अपग्रेडेड वर्जन है जो इसके पहले फ्रांस ने बनाया था। तो उसी को अपग्रेड करके जो है फिर से फ्रांस ने ये बनाया है एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियली डिसॉल्व फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया है, जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था उसको डिसॉल्व कर दिया है। और ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था ये एक तरह से सपोर्ट विंग था किसका, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका सपोर्ट विंग था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में था। तो अब इसको जो है डिसॉल्व कर दिया गया है। और जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसकी स्थापना की गई और बाद में जो है इसको 1993 में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसको, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें इसको मर्ज कर दिया गया था एक तरह से। लेकिन अब क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है जो FNB है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में। तो कर्नाटका सरकार ने जो है 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया है जो आउटसोर्स गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें। और इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि ऐसे ही जॉब में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा जहाँ पे वो जॉब जो है अगर 45 दिन से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 45 दिन से ज़्यादा है और उसमें कम से कम जो है 20 से अधिक एम्प्लॉय होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी जॉब्स होंगी कर्नाटका में उसमें जो है 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा अब से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 23-24। तो इंडिया के ट्रेड में हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो जब किसी कंट्री
के द्वारा जो है गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं और गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। यानी अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स जाता है और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स आता है। तो जब गुड्स इंपोर्ट जो हम करें, यानी दूसरे देश से जब हम अपने देश में कोई सामान मंगवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो जब इंपोर्टिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान दूसरे देशों से अपने यहाँ इंपोर्ट करने लगे, लाने लगे, तो उस समय उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें चाइना है, रशिया है और सिंगापुर है। 2022-23 के हिसाब से अगर देखें तो 2023-24 में हमको जो है ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा देखने को मिला है। चाइना से, रसिया से, कोरिया से और हांगकांग से जो है सामान जो है यहाँ ज़्यादा आया है और गया कम है, इसीलिए ट्रेड डेफिसिट है। वहीं जो ट्रेड गैप है यूएई के साथ, सऊदी के साथ, रशिया, इंडोनेशिया और इराक के साथ, उसमें हमको कमी देखने को मिली है। लेकिन चाइना, रशिया, कोरिया और हांगकांग के द्वारा जो ट्रेड किया जाता है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर 4000 गैंजेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया। तो देखिए जो इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देयर आर नाउ ओवर 4000 गैंजेटिक डॉल्फिन इन गैंजेटिक रिवर बेसिन। तो इनका कहना है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इनका कहना है कि अब गंगा नदी में जो है 4000 से अधिक गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो हैं वो हो गई हैं। तो 2000 से अधिक डॉल्फिन्स हो गई हैं कहाँ पे? यूपी के चंबल रिवर में, ठीक है। ये साइड डॉल्फिन जो हैं ज़्यादातर यूपी के चंबल रिवर में हमको देखने को मिलती है। अच्छा, कमेंट में आप ये बताइएगा कि बिहार में कहाँ पे डॉल्फिन जो है सेंचुरी बनाया गया है, डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में कहाँ बनाया गया है। तो देखिए जो गैंजेटिक डॉल्फिन है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हमें ये दर्शाती है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। जो पोल्यूशन लेवल है वो डिक्लाइन कर रहा है, इसीलिए जो गैंजेटिक डॉल्फिन है उनकी संख्या में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसका मतलब जो सरकार है उसके जो भी कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं, जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिव हैं, इसीलिए इनकी संख्या में हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है एआई एंकर्स कृषि भूमि। तो देखिए दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान पहला ऐसा चैनल बन गया है जिसने 2 एआई एंकर्स लॉन्च किए। इमेज में आप देख सकते हैं 2 एआई एंकर्स लॉन्च किए, एआई कृषि और एआई भूमि, ठीक है। और इनके द्वारा जो है न्यूज़ एंकरिंग की गई। तो ये जो एआई एंकर्स हैं ये करीब 50 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे लगातार 365 दिन तक जो है वो बिना रुके ये न्यूज़ रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और ये एआई एंकर्स जो हैं ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च होती हैं उसमें मदद करेंगे, साथ ही साथ जो कृषि मंडीज़ हैं उनके ट्रेंड को जो है पहचानने के लिए हेल्प करेंगे, और जो वेदर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको देखने के लिए हेल्प करेंगे, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह ये इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो लगातार 24 घंटे 365 दिन ये काम कर सकते हैं। नाम याद रखिएगा, एआई कृषि और एआई भूमि, ठीक है। तो डीडी किसान के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, और डीडी किसान पहला ऐसा गवर्नमेंट चैनल, टीवी चैनल बन गया है जिसने जो है एआई एंकर्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। देखिए ऐसा पेन बनाया गया है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। सौरभ एच मेहता, ठीक है, नई दिल्ली के रहने वाले हैं सौरभ एच मेहता, इन्होंने जो है ये पेन जो है बनाया है, ठीक है। और इन्होंने इसको नाम दिया है नोट पेन। तो इस पेन में जो है इसकी जो रिफ़िल है वो रिसाइकिल्ड पेपर की बनी हुई है, और उसके अंदर नॉन टॉक्सिक इंक है वो यूज़ किया गया है। और ये पेन जो है मेटल, पेपर और बैम्बू की बनी हुई आती है, ठीक है। तो मेटल की बनी हुई है, पेपर की और बैम्बू की बनी हुई आती है, और इसमें जो रिफ़िल यूज़ किया गया है वो रिसाइकिल पेपर का बना हुआ है। और ये इन्वेशन लाया गया है ताकि प्लास्टिक को जो है वेस्ट को कम किया सकते, रिड्यूस किया सके। क्योंकि हर साल करीब देखेंगे तो करीब 50 बिलियन बॉल पॉइंट्स पेन जो हैं वो डिस्कार्ड की जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, ठीक है। करीब 50 बिलियन जो पेन्स हैं वो हर साल फेंक दी जाती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो इसी वेस्ट को कम करने के लिए जो है ये 100% रिसाइकिल जो पेन है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन मित्र ऐप। तो इलेक्शन मित्र ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें अगर जो नए इलेक्टर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जो भी अगर चेंजेस करने हैं, देखने हैं, तो वो देख सकते हैं। अपने नाम जो है इलेक्टोरल रोल में वो सर्च कर सकते हैं, या और भी जो इलेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें ईजिली जो है किसी भी नागरिक के द्वारा, किसी भी सिटीजन के द्वारा जो है वो देखी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सागा दावा फेस्टिवल। तो देखिए सिक्किम ने सेलिब्रेट किया है सागा दावा फेस्टिवल,
ये फेस्टिवल जो है नॉर्दर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। ठीक है, चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है सागा दावा फेस्टिवल। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है तो याद रखिएगा, सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। तो सागा दावा जो है वो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है और ये बहुत सेक्रेड फेस्टिवल माना जाता है। और ये फेस्टिवल जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो भगवान बुद्ध के बर्थ से, उनके ज्ञान की प्राप्ति से और उनके महापरिनिर्वाण से, यानी पासिंग अवे से। और इस दिन को ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन के नाम से भी जानते हैं और इसको सागा दावा फेस्टिवल भी बोलते हैं। बात करें सिक्किम का कैपिटल, तो सिक्किम का कैपिटल जो है वो गैंगटोक है और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग जी हैं यहाँ के, और गवर्नर जो हैं वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट सॉन्ग ऑफ तेलंगाना। तो जय 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 तेलंगाना जो है वो अप्रूव किया गया है तेलंगाना का स्टेट सॉन्ग। और ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया था आंदेर श्री के द्वारा। ठीक है, आंदेर श्री के द्वारा जो है इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था। रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल की सरकार ने नोटिफाई किया बांग्लार मती बांग्लाय जल, ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इसको जो है वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट सॉन्ग बनाया है। वहीं अभी जो है तेलंगाना ने जय 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 हे तेलंगाना को अपना जो है स्टेट सॉन्ग जो है वो बनाया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा आंदेर श्री के द्वारा जो है ये लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो देखिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, लेकिन टॉप लिस्ट में जो है इंडिया की यूनिवर्सिटी का भी नाम है, जिसमें ISC है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में है ये, इसने जो है इस लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। एशिया में सबसे पहले नंबर पे जो है शिंगुआ यूनिवर्सिटी है चाइना की, उसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी है और तीसरे नंबर पे है नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। और वहीं इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में सबसे पहले नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, दूसरे नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, चौथे पे जामिया मिलिया इस्लामिया है और पाँचवें पे जो है स्कूलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये अपने इंडिया में जो सबसे ऊपर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ओवरऑल लिस्ट में देखेंगे पूरे एशिया में किसने टॉप किया है, तो शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, रैंक 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीपा कर्माकर बिकम्स फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। तो दीपा कर्माकर जी जो हैं उन्होंने इतिहास रच दिया है। ये पहली ऐसी इंडियन महिला बनी हैं जिनको जो है एशिया सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में जो है इस खेल का आयोजन किया गया था और इन्होंने जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। वहीं जो नॉर्थ कोरिया की किम सोंग ह्यंग और जो क्योंग बोल जो है उनको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा, दीपा कर्माकर को जो है गोल्ड मेडल दिया गया है। कहाँ पे, तो एशिया सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UAE के गोल्डन वीज़ा के बारे में। एक्टर रजनीकांत को जो है UAE का ये प्रेस्टिजियस गोल्डन वीज़ा जो है दिया गया है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म। तो कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने UAE के इनको जो है ये गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। और बात करें, कई लोग और ऐसे हैं जिनको ये गोल्डन वीज़ा जो है वो पहले ही मिल चुका है, जैसे ममूटी हैं और उसके बाद अलावा सलमान खान है, संजय दत्त और शाहरुख खान है और रणवीर सिंह है। इन लोगों को पहले ही ये गोल्डन वीज़ा दिया जा चुका है। अब जो है रजनीकांत जी को जो है ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काम्या कार्तिकेयन के बारे में। तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं वो सबसे यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। मात्र इनकी उम्र जो है 16 साल है। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ती हैं नेवल चिल्ड्रन स्कूल मुंबई में और ये एक नेवल ऑफिसर की जो है वो बेटी हैं। मात्र 16 साल की उम्र में जो है इन्होंने ये कारनामा किया है। ठीक है, मात्र 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई हैं काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल। तो देखिए गेल का जो है पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है विजयपुर में, MP में, मध्य प्रदेश में जो है ये प्लांट लगा है। और ये प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेगा करीब 4.3 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हर दिन ये प्रोड्यूस कर सकता है और जो इसकी प्योरिटी होगी है वो 99.999% है। ठीक है, बिल्कुल प्योर है ये। 4.3 टन जो है हर दिन ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन। और इसमें जो है 10 मेगावाट का एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ किया गया है, जिसको इंपोर्ट किया गया है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से इंपोर्ट करके लाया गया था। और इस प्लान का जो इनॉग्रेशन है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत किया गया है और इसका मेन टारगेट ये है कि एनुअली जो है कम से कम 5 मिलियन टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट है इस प्लांट से। जो ये गेल का ये प्लांट लगा हुआ है यहाँ से
2030 तक करीब 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एमपी में है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला। तो देखिए तेलंगाना की सरकार ने जो है गुटखा और पान मसाला पे बैन लगा दिया है। तो तेलंगाना सरकार ने जो है 1 साल का बैन डिक्लेयर किया है मैन्युफैक्चर पे, स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और गुटखा के सेल पे या पान मसाला के सेल पे जिसमें टोबैको हो या निकोटीन हो। और ये ऑर्डर जो है इशू किया गया था फूड सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा। और किस एक्ट के अंदर जो है ये ऑर्डर लगाया गया है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इस एक्ट के तहत जो है ये ऑर्डर पास किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री अवार्ड 2023। तो मेजर राधिका सेन और नायक धनंजय कुमार सिंह, इन दोनों लोग को जो है ये अवार्ड मिलेगा। 2023 का यूएन मिलिट्री अवार्ड है ये। तो जो मेजर राधिका सेन हैं ये एक इंडियन वुमेन है, पीस कीपर हैं और ये यूएन मिशन में शामिल थी कॉन्गो में। इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। जो इंडियन पीस कीपर है नायक धनंजय कुमार सिंह, इनको भी जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है चेन्नई में। ठीक है, मपेडू चेन्नई में जो है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे और ये जो है गुड्स होते हैं उनके पैकिंग में, रीपैकिंग में, ट्रांसफ़र में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सभी चीज़ों में जो है ये हेल्प करेगा। एक तरह का ये लॉजिस्टिक पार्क है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर रुद्रा M सेकेंड मिसाइल फ्रॉम उड़ीसा कोस्ट। तो उड़ीसा के कोस्ट से जो है रुद्रा सेकेंड मिसाइल की टेस्टिंग की गई है डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रुद्रा M2 जो है वो टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, याद रखिएगा एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो करीब 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये जो है मैक 5.5 के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है 200 किलोग्राम का पेलोड लेके। ठीक है, तो 200 किलोग्राम का पेलोड लेके ये 5.5 मैक यानी साउंड के स्पीड से जो है ये ट्रैवल कर सकता है। 300 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस जो है वो ईजिली कवर सकता है। तो ये मिसाइल जो है ये इंडिया के एयर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथ करने में और मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला स्कूल्स टू अडॉप्ट एआई लेसन्स। तो केरला के स्कूल्स में जो है एआई लेसन्स अडॉप्ट किए जाएंगे। देखिए एकेडमिक ईयर 2024 के लिए जो क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेट सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिलेबस जो है वो ऐड किया गया है और 2025 से क्लास 8th और 10th में भी जो है एआई जो ये सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिएगा स्कूल्स में जो है एआई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट बन जाता है केरला। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।